जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जिस तरह के आपको आइडिया है कि वेब ऑटोमेशन प्रोजेक्ट का वाइवा शेड्यूल हो चुका है, तो इसकी तैयारी का आगाज़ हम कर रहे हैं। सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो आपका प्रोजेक्ट ही होता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, किस बारे में है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है और इसे कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसमें कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन कौन से टूल्स आपने यूज़ किए हैं। अब जितने भी स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट मैंने बनाया है उन्हें ईच एंड एवरीथिंग मैं गाइड करने वाली हूँ कि इस प्रोजेक्ट में हमने जो काम किया है वो किस तरह से किया है। हर स्टेप में आपको गाइड करूँगी, लेकिन सबसे पहले आपको यही क्लियर होना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या। तो इस फाइल में जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो सारी ही आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सुपरवाइज़र कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है आपको जज करने के लिए कि आपको सही से पता भी है कि आपने क्या डेवलप किया है क्या नहीं किया, क्योंकि वो इस तरह से जज करते हैं कि आपने अपना प्रोजेक्ट खुद बनाया है या फिर किसी से बनवाया है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स किसी से बनवाते हैं और उन्हें सही से गाइड नहीं किया जाता, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारा प्रोजेक्ट है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, कितने टूल यूज़ हुए हैं, तो बाद में वो स्टूडेंट्स भी फंस जाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे हर चीज़ गाइड करने वाली हूँ कि प्रोजेक्ट क्या है, इसमें कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से टूल्स हमने यूज़ किए हैं और कहाँ पे हमने क्या काम किया है। तो ये वाली जो वीडियो है इसमें सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करने वाले हैं और इस फाइल में जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको डिटेल से समझाने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पे इस फाइल पे नहीं समझाऊंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो कि अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो स्किप हो सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल रेडी कर दी है और जितने भी स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट मैंने बनाया है उनके साथ ये पीडीएफ फाइल शेयर भी कर दी जाएगी, ताकि इन केस अगर वो बिज़ी हैं या किसी भी रीज़न की वजह से वीडियो नहीं देख सकते तो एटलीस्ट वो इस फाइल को देख लें, ताकि उनके जितने भी डाउट्स हैं अपने प्रोजेक्ट को लेके वो क्लियर हो सकें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं, जो बिल्कुल आपकी फाइल से ही मैंने निकाले हैं। यानी कि अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे या इस वीडियो को एक बार सुन लेंगे तो आपके प्रोजेक्ट के बारे में जितने भी डाउट्स हैं वो सारे आपके क्लियर होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने सेक्शन की फॉर्म में यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है। सबसे पहला जो सेक्शन है वो प्रोजेक्ट के इंट्रोडक्शन का है। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आपके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि टाइटल किसको बोलते हैं। तो प्रोजेक्ट का जो नेम होता है वही आपके प्रोजेक्ट का टाइटल होता है। जिस तरह कि यहाँ पे शो हो रहा है, ये आपके प्रोजेक्ट का टाइटल है। इसे आप प्रोजेक्ट का नेम भी बोल सकते हैं। टाइटल और नेम दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो वेब ऑटोमेशन विया प्लेराइट जो है ना, ये आपके प्रोजेक्ट का टाइटल है और इसे आप नेम भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये है कि आपका प्रोजेक्ट किस बारे में है। तो जिस तरह के हमें पता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वेब ऑटोमेशन के बारे में है, यानी कि हमने जितना भी काम इसमें करना है वो ऑटोमेशन पे करना है, तो आप सिंपली ये बोल सकते हैं। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे माइंड में आई है कि कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि हम इंग्लिश में वाइवा देंगे या फिर उर्दू में वाइवा देंगे। तो आप जिस तरह कंफर्टेबल हैं आप वैसे ही वाइवा देंगे। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में वाइवा दे सकते हैं, बट अगर आप उर्दू में वाइवा देना चाहते हैं फिर भी कोई इशू नहीं है, आप उर्दू में वाइवा दें, वो ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि आपको भी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, सुपरवाइज़र को भी समझ में आ रही होंगी और आप नर्वस भी नहीं होंगे। तो अगर वो आपसे पूछें कि आपका प्रोजेक्ट किस बारे में है तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो वेब ऑटोमेशन के बारे में है। मतलब कि हम इसमें ऑटोमेशन पे वर्क करेंगे, हम साइन अप साइन इन और डेटा को एक्सट्रैक्ट वगैरह करने वाले हैं ऑटोमेटिकली। उसके बाद ये है कि आपके प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है या पर्पस क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वेब टास्क होते हैं, यानी कि वेब के जो टास्क हैं वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना ही इसका ऑब्जेक्टिव है या फिर पर्पस है। उसके बाद ये है कि आपने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की है। अब वो स्टूडेंट जिनका प्रोजेक्ट मैंने बनाया, अगर तो वो वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो क्योंकि स्पेसिफिकली मैंने उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जिनका प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हैं ताकि उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल रियल डेटा मिल सके जिन्होंने इसके लिए पे किया हुआ है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज़ की है मैंने, जितने भी स्टूडेंट्स का मैंने बनाया उनके लिए मैंने पाइथन ही यूज़ की है, क्योंकि पाइथन जो है वो इजी टू लर्न होती है, बहुत सिंपल होती है और बिल्कुल इसका जो डेवलपमेंट है वो भी इजी होती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं या फिर नोट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो मैंने पाइथन ही यूज़ की है। इसके अलावा इसमें जो फ्रेमवर्क है वो माइक्रोसॉफ्ट प्लेराइट यूज़ किया है। माइक्रोसॉफ्ट प्लेराइट ही आपने यूज़ करना है, चाहे आपने पाइथन यूज़ की है या फिर जावास्क्रिप्ट यूज़ की है या इसके अलावा अगर आपने कोई भी और अदर लैंग्वेज यूज़ की है, क्योंकि आपको फ्रीली चॉइस थी कि आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं इसके लिए।
तो आपने जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की है फिर भी आप फ्रेमवर्क जो है वो प्ले राइट ही यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे फाइल में प्ले राइट का ही बोला गया है। तो फ्रेमवर्क जो है वो सबका सेम होगा। उसके बाद ये है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस लाइब्रेरी आपने कौन सी यूज़ की है, ये भी आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट नो कि आपने क्या यूज़ किया होगा, लेकिन जिन स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट मैंने बनाया उनके लिए मैंने टिकिंटर ही यूज़ की है, क्योंकि ये बिल्कुल ईजी टू यूज़ होती है और प्रोजेक्ट में जब आप पाइथन यूज़ करते हैं तो उसी के अंदर ये बिल्ट होती है। उसके बाद ये है कि आपके प्रोजेक्ट में कितने सिनेरियोज़ हैं, ठीक है। तो आपके प्रोजेक्ट में 2 सिनेरियोज़ आपको गिवन है, ठीक है। और 2 सिनेरियोज़ कौन कौन से हैं यहाँ पर भी बताया गया है कि इसमें 2 सिनेरियोज़ हैं। पहला सिनेरियो है आपने ऑटोमेशन पे साइन अप और साइन इन करना है, यानी कि साइन अप भी करेंगे और लॉगिन भी करेंगे, वो भी आप खुद नहीं करेंगे, आप ऑटोमेशन पे करेंगे। और दूसरा जो सिनेरियो है वो ये है कि आपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि जब आप साइन इन करेंगे उसके बाद डैशबोर्ड पे जाएंगे तो वहाँ पे आपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करके फ़ाइल जो है वो डेस्कटॉप पे सेव करवानी है। आपके पास 2 सिनेरियोज़ हैं। उसके बाद यहाँ पे यही बातें बताई गई हैं कि पहला सिनेरियो कौन सा है, दूसरा कौन सा है, वो मैंने आपको फ़ाइल से भी बता दिया। उसके बाद ये है कि आपने इस प्रोजेक्ट से क्या सीखा है। तो प्रोजेक्ट से आपने क्या सीखा है कि ब्राउज़र ऑटोमेशन आप सीख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ब्राउज़र पे आपने किस तरह से ऑटोमेशन अप्लाई करनी है। इसके अलावा वेब स्क्रैपिंग का मतलब होता है कि डेटा को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है। तो आपने इस प्रोजेक्ट से ये चीज़ें सीखी हैं कि आप वेब पे ऑटोमेशन किस तरह से अप्लाई करेंगे और डेटा को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ तक हमारा सेक्शन नंबर 1 कंप्लीट होता है। यहाँ से सेक्शन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ पाइथन, यानी कि जो लैंग्वेज हमने यूज़ की है उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ने जावास्क्रिप्ट भी यूज़ की होगी और इसके अलावा भी लैंग्वेजेस वगैरह हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि आपको फ्रीली चॉइस है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का मैंने बनाया है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैंने पाइथन ही यूज़ की है। तो पाइथन के बारे में यहाँ पर मैंने क्वेश्चन वगैरह लिस्ट डाउन किए हैं कि पाइथन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पाइथन। तो पाइथन जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है और इजी टू लर्न होती है। मतलब जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि कोडिंग क्या चीज़ है, उनके लिए भी पाइथन बहुत ईजी है। उसके बाद ये है कि आपने पाइथन क्यों चूज़ किया। तो पाइथन को चूज़ करने का मकसद यही है क्योंकि ये सिंपल है, पावरफुल है और ऑटोमेशन को काफ़ी सपोर्ट करती है। उसके बाद ये है कि पाइथन जो है वो कंपाइल्ड है या फिर इंटरप्रेटेड है। तो कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड का डिफरेंस आपको पता होगा, फिर ही आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। कंपाइल्ड का मतलब होता है पहले कंपाइल करना, जिस तरह के C++ का कोड होता है उसे जब आप डेफ में सेव करते हैं, डेफ C++ में, तो पहले आपको कोड कंपाइल करना पड़ता है ये देखने के लिए कि उसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है, और बाद में वो रन होता है। लेकिन पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड है। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि आप इसे पहले कंपाइल नहीं करेंगे, इसमें लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होगा। मतलब जिस तरह कि हमारे पास यहाँ पे ये फाइल है ना, तो ये हमारे पास पहले हम इसे कंपाइल नहीं करेंगे कहीं भी, ठीक है, कहीं भी हम इसे कंपाइल नहीं करने वाले। ये बिल्कुल लाइन बाय लाइन जो है ना ये चलता जाएगा और ये बिल्कुल साथ साथ ही एग्जीक्यूट होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड है। उसके बाद फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब कोई भी स्पेसिफिक टास्क है, कोई भी काम है, वो हमारे पास फंक्शन होता है। जिस तरह कि साइन अप करना, साइन इन करना, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो फंक्शन कहलाता है। मॉड्यूल का मतलब होता है कोई भी पाइथन की फ़ाइल, जिस तरह कि हमारे पास ये भी पाइथन की फ़ाइल है, इसके अलावा स्क्रिप्ट भी पाइथन की फ़ाइल है। हम इसे फ़ाइल के साथ साथ मॉड्यूल भी पढ़ सकते हैं। अगर हम कहें कि हमने दोनों फाइल्स को इकट्ठा पढ़ना है तो फिर हम इसे पैकेज पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि एक से ज़्यादा मॉड्यूल होंगे या फिर कलेक्शन होगा मॉड्यूल्स का, तो वो पैकेज होता है। उसके बाद है पिप। पिप का भी आपको पता नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने आपको सेटअप नहीं करवाया, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे नॉलेज के लिए बता देती हूँ। पिप का मतलब होता है पाइथन के लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना, ठीक है। जिस तरह कि हमारे पास यहाँ पे VS कोड है, और जब आप यहाँ पे टर्मिनल में आके अपनी पाइथन की लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करेंगे तो आप पिप का वर्ड यूज़ करेंगे। ये चीज़ें बाद में मैं आपको बताऊँगी जब हम कोडिंग फेज़ में होंगे, जब मैं आपको एप्लीकेशन का सेटअप करवा रही होंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि पिप क्या है। लेकिन अभी सिर्फ आपने अपनी मेमोरी के लिए ये चीज़ें याद रखनी है कि जब हम पाइथन की लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करते हैं तो पिप यूज़ होती है। उसके बाद ये है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब होता है कि अगर आपके कोड में कोई एरर आ जाता है, यानी कि कोड एग्जीक्यूट हो रहा है और अगर उसमें कोई एरर वगैरह आ जाता है तो आपका प्रोग्राम जो है वो रुकना नहीं चाहिए, प्रोग्राम फिर भी रन होना चाहिए। इस चीज़ को बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, और एक्सेप्शन हैंडलिंग को हम कोड में ही यूज़ करते हैं।
उसके बाद कोड में आप एक और वर्ड देखेंगे, ट्राई एक्सेप्ट। ठीक है, जब हम कोडिंग फेज़ में होंगे, मैं आपको कोड वगैरह समझा रही होंगी, तो ये तमाम चीज़ें फिर भी आपको समझ में आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नॉलेज के लिए आपने याद रखना, ट्राई एक्सेप्ट का मतलब होता है कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसमें जितने भी आने वाले एरर्स होते हैं उन्हें हैंडल करने के लिए हम ट्राई एक्सेप्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद है फ़ाइल हैंडलिंग। जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है फ़ाइल को हैंडल करना, तो हैंडल किस तरह से करेंगे, फ़ाइल को क्रिएट करना, रीड करना, राइट करना, अपडेट करना, ये चीज़ें फ़ाइल हैंडलिंग कहलाती हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ टिकेंटर, यानी कि हमने जो लाइब्रेरी यूज़ की है उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि व्हाट इज़ टिकेंटर। जिन स्टूडेंट्स ने ये यूज़ किया उनके लिए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अपना प्रोजेक्ट खुद बनाया है या फिर किसी और से बनवाया है और वीडियो देख रहे हैं, वो अपने हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से वो क्वेश्चंस वगैरह प्रिपेयर कर लें, जो भी टूल्स उन्होंने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किए हैं। तो टिकेंटर जो है ना, वो एक पाइथन की बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है, मतलब पाइथन के अंदर ही ये बिल्ट होती है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या होता है, जिस तरह कि यहाँ पर अगर मैं आपको चेक करवाऊँ, यहाँ पर टर्मिनल में आके हम इसे रन करेंगे। अभी आप जब इस तरह कोशिश करेंगे रन करने की तो आपके पास नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने पाइथन की लाइब्रेरीज़ वगैरह इंस्टॉल नहीं की होंगी, वो मैं आपको करवा दूँगी, फिर आप यहाँ पे इस तरह से रन कर सकते हैं। अब जिस तरह हमारे पास ये बॉक्स शो हो रहा है ना, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको चेक करवाने के लिए यहाँ पे रन किया है, ताकि आपको पता हो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोलते हैं किस चीज़ को है। तो ये सारा बॉक्स जो हमें नज़र आ रहा है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। ठीक है, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को बनाने के लिए ही हमने टिकेंटर यूज़ किया है। हमारे सामने ये सारा जो शो हो रहा है ना बॉक्स, ये सारा जो है वो टिकेंटर की वजह से शो हो रहा है। उसके बाद ये है कि आपने टिकेंटर को यूज़ क्यों किया है, क्योंकि ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो रिक्वायर्ड था, यानी कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी था कि आपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी बनाना। यहाँ पे फाइल में मैंने कहीं पे देखा था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में, अगर यहाँ पे मुझे मिल जाता है, हम यहाँ पे सर्च करके देख लेते हैं इसे। तो यहाँ पे हमारे पास ये शो हो रहा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मतलब कि वो कह रहे हैं कि आपने लास्ट में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे टिकेंटर का यूज़ किया है, ताकि हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी मिल सके, और ये पाइथन के अंदर ही बिल्ट होती है, इसलिए ये सिंपल है और हमने इसे यूज़ किया है। इसके बाद ये है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है क्या। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है ना, ये यूज़र को इंटरेक्ट करवाता है, मतलब कि इसमें बटन्स होते हैं, कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह होते हैं। लाइक यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स भी आ रहा है। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब होता है कि जिधर आपने टेक्स्ट वगैरह लिखना है, लाइक हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं और ये हमारे पास बटन होते हैं। तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है जो कि यूज़र को इसके साथ इंटरेक्ट करवाता है। उसके बाद ये है कि व्हाट इज़ लेबल। ठीक है, लेबल का मतलब होता है कोई भी टेक्स्ट है जो कि आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, वो लेबल होती है। जिस तरह के हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट ऑटोमेशन का वर्ड है, सिस्टम लॉगिन है, ऑटोमेशन कंसोल है, स्टेटस जो है वो रेडी है, तमाम चीज़ें जो हैं ये लेबल होती हैं। उसके बाद एंट्री विजिट का मतलब होता है कि जिस तरह आपने टेक्स्ट को एंटर करना है, जिस तरह कि मैंने यहाँ पे आपको एंटर करके दिखाया, ये आपके पास एंट्री विजिट होता है। उसके बाद बटन विजिट का मतलब क्या होता है कि जिसे आप क्लिक कर सकते हैं, जिस तरह कि हमारे पास स्टार्ट ऑटोमेशन का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे, इसका स्टेटस भी चेंज हो जाएगा और ये बटन विजिट कहलाता है। उसके बाद है मेन लूप। ठीक है, प्रोग्रामिंग में आप मेन लूप का यूज़ भी करते हैं, जिस तरह कि यहाँ पे अगर मैं आपको चेक करवा दूँ तो हमने यहाँ पे मेन लूप का यूज़ भी किया है ये। ठीक है, अब मेन लूप का मकसद क्या होता है कि जिस तरह हमारे पास ये इंटरफेस शो हो रहा है, ठीक है, मैंने कब से ये इंटरफेस शो किया है और मैं इस पर कोई भी काम नहीं कर रही। ठीक है, मैं ऑटोमेशन को भी स्टार्ट नहीं कर रही और ये कहीं पे गायब भी नहीं हो रहा, मतलब कि हमारा वेट कर रहा है कि हम कोई भी एक्शन वगैरह यहाँ पे डिटेल्स एंटर करें, एक्शन परफॉर्म करें। तो ये इसका गायब ना होना मेन लूप की वजह से है, यानी कि यूज़र के एक्शन का वेट करता है। उसके बाद मैसेज बॉक्सेस वगैरह, यानी कि जो हमारे पास सक्सेस या एरर के मैसेजेस वगैरह होते हैं शो करने के लिए मैसेज बॉक्स का यूज़ करते हैं। जिस तरह अगर मैं आपको थोड़ा रन करके दिखाऊं कि ये बॉक्स वगैरह किस तरह से शो होंगे, लाइक यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोई भी डिटेल्स हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी ईमेल लिखेंगे और यहाँ पे हम पासवर्ड लिखेंगे। ठीक है, और जैसे स्टार्ट ऑटोमेशन के बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये जो शो हो रहा है ना, ये भी लेबल है। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट शो होगा वो लेबल होगी। तो हमारे पास जो ऑटोमेशन है वो रनिंग स्टेट में चली गई है और हमारे पास जो हमने वेबसाइट यूज़ की थी ऑटोमेशन के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है। ये सबसे पहले यहाँ पे साइन अप होगा, साइन इन होगा, उसके बाद
आप देख सकते हैं कि डैशबोर्ड भी ओपन हो जाएगा। ये ईमेल आई थिंक मैंने पहले भी यूज़ की हुई है, इसकी वजह से ये रेड कलर में शो हो रहा है कि पहले से एग्जिस्ट कर रही है, बट हमारी ऑटोमेशन फिर भी चल रही है। तो ये हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग की वजह से चल रही है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी जो रिसेंटली क्वेश्चन है वो ये चल रहा था कि हमारे पास मैसेज बॉक्स शो होगा। तो ये देखिए हमारे पास जो सक्सेसफुली स्टेटस शो हो रहा है, ये मैसेज बॉक्स शो हो रहा है, ठीक है, इस तरह से शो होता है ये। उसके बाद ये है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो बेटर क्यों है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो यूज़र फ्रेंडली होता है कमांड लाइन से, मतलब अगर कमांड की फॉर्म में चले तो वो ज़्यादा थोड़ा कम्प्लेक्स काम बन जाता है। लेकिन हमारे पास यूज़र इंटरफेस है, हमें सिंपल सा मतलब पता चल रहा है कि हमने यहाँ पे ईमेल एंटर करनी है, पासवर्ड एंटर करना है, बिल्कुल ईजी टू यूज़। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेक्शन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है, विच प्ले राइट, क्योंकि हमने प्ले राइट फ्रेमवर्क का भी यूज़ किया है। तो प्ले राइट क्या होता है कि ये ब्राउज़र ऑटोमेशन फ्रेमवर्क होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की है। और प्ले राइट को आपने क्यों यूज़ किया है, प्ले राइट को हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि एक तो ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स थी, यानी कि हमें इंस्ट्रक्शंस में बोला गया था कि हमने प्ले राइट फ्रेमवर्क का यूज़ करना है। और दूसरा ये कि ये इजी टू यूज़ है, ये फास्ट है, रिलायबल है और ये मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है। इसके बाद है व्हाट इज़ ब्राउज़र ऑटोमेशन। ब्राउज़र ऑटोमेशन का मतलब होता है कि कोड के थ्रू ऑटोमेटिकली टास्क परफॉर्म करना। जिस तरह की एप्लीकेशन को हमने रन किया है और हमने क्या किया है कि सिर्फ अपनी डिटेल्स एंट्री की हैं, बाद में वेबसाइट ओपन हो गई है खुद ब खुद और साइन अप हुआ, साइन इन हुआ, डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया, हमें मैसेज बॉक्स में सक्सेसफुल मैसेज भी पहुंच गया। तो ये जितना भी काम है कोड के थ्रू ऑटोमेटिकली हुआ है और ये ब्राउज़र ऑटोमेशन कहलाता है। उसके बाद वो कौन से ब्राउज़र हैं जो कि प्ले राइट सपोर्ट करता है, जिसमें क्रोमियम है, फायरफॉक्स है, वेबकिट है, यानी कि ऐसे ब्राउज़र्स हैं जिन्हें प्ले राइट सपोर्ट करता है। उसके बाद है हेडलेस मोड और हेडेड मोड, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आपसे अगर पूछें कि आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो सिस्टम आपने बनाया है वो हेडलेस मोड में है या फिर हेडेड मोड में है। अब वो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि हेडेड मोड क्या है और हेडलेस मोड क्या है, ठीक है। अब देखें कि हमने हमारे पास यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस शुरू हुआ और हमने यहाँ पे अपनी डिटेल्स वगैरह भी एंटर की हैं। डिटेल्स एंटर करने के बाद यानी कि जितना भी काम है हमारे सामने हुआ कि हमारी वेबसाइट किस तरह से ओपन हुई, हमारा जो साइन अप है वो किस तरह से हुआ, साइन इन किस तरह से हुआ, डेटा को एक्सट्रैक्ट किस तरह से किया गया, यानी कि हमारे सामने जो भी सक्सेसफुल मैसेज वगैरह वो सारी चीज़ें हमारे सामने शो हुई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सिस्टम है वो हेडेड मोड में है, ठीक है। हेडलेस का मतलब क्या होता है कि अगर हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस शो ना हो या फिर हमें वेबसाइट की विंडो शो ना हो, हमें पता ही ना चले कि साइन अप किस तरह हो रहा है, साइन इन किस तरह से हो रहा है, अभी कौन सा पेज ओपन है, डेटा एक्सट्रैक्ट कहाँ कहाँ से हो रहा है, अगर हमें इस चीज़ का पता ही ना हो तो वो हेडलेस मोड होता है जो कि खुद ब खुद ही बैकग्राउंड पे चलता है। तो अगर वो आपसे पूछें कि आपका हेडेड मोड है या हेडलेस है, तो हमने हेडेड मोड ही यूज़ किया है। उसके बाद है लोकेटर, ठीक है। लोकेटर का मतलब होता है कि अगर हम अपने सिस्टम को बताते हैं कि उसने डेटा को कहाँ कहाँ से एक्सट्रैक्ट करके लेके आना है, कौन कौन से एलिमेंट्स को लेके आना, फाइंड करना है, वो लोकेटर कहलाता है और ये कोडिंग में यूज़ होता है। उसके बाद स्क्रैपिंग का मतलब होता है कि डेटा को कलेक्ट करना, यानी कि जब हमारे पास डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट होकर आता है तो वो स्क्रैपिंग की वजह से होता है। इसके अलावा ये पूछ सकते हैं कि क्या आपने अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर लिया है, या फिर मतलब कि आपका जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट होकर कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तभी क्लियर होंगी जब आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट होगा, लेकिन किस टाइप में होगा ये भी आपको फाइल में बताया गया है कि आपके डेटा में एटलीस्ट 4 कॉलम या फील्ड होनी चाहिए और 10 रो होनी चाहिए, ठीक है, और उसमें कोई भी डुप्लीकेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे डेटा के बारे में बताया गया है कि किस तरह का डेटा एक्सट्रैक्ट होगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 5 है हमारे पास प्रोडक्ट डिज़ाइन है, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में बताया गया है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को क्यों क्रिएट किया है, क्योंकि एक तो हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट में बोला गया था कि आपने इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस लाजमी बनाना, इसलिए भी आप बोल सकते हैं कि फाइल में गिवन था कि आपने लाजमी बनाना। और दूसरा आप इसलिए भी बना सकते हैं कि एप्लीकेशन को ईजी तौर पे यूज़ करने के लिए भी हमने बनाया है। उसके बाद ये है कि एक्सट्रैक्ट किया गया डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, तो वो डेस्कटॉप पे स्टोर हो रहा है। अगर वो कहें कि डेस्कटॉप पे क्यों स्टोर हो रहा है, आपके फोल्डर में क्यों नहीं हो रहा, तो आपने बताना है कि हमें प्रोजेक्ट फाइल में गिवन था कि जो डेटा है आउटपुट है वो डेस्कटॉप पे ही सेव होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कि आपने डेटाबेस क्यों नहीं यूज़ की, ठीक है। अगर वो आपसे पूछें कि आपने डेटाबेस क्यों नहीं यूज़ किया, आपने ईआर डायग्राम क्यों नहीं यूज़ की, तो आप बोल सकते हैं कि हमें फ़ाइल में गिवन था कि इस सिस्टम के लिए कोई भी डेटाबेस और ईआर डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेटाबेस इसमें कोई यूज़ नहीं हो रही। तो डेटाबेस नहीं होगी तो ईआर डायग्राम भी नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पे ये है कि क्या आपने कैप्चा यूज़ किया, तो हमने कैप्चा यूज़ नहीं किया। जिन स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट मैंने बनाया उनके लिए मैंने कैप्चा यूज़ नहीं किया, क्योंकि उससे कोडिंग भी कम्प्लेक्स हो जाती है। और दूसरा आप ये भी बोल सकते हैं कि हमने कैप्चा नहीं यूज़ किया क्योंकि ये ऑप्शनल था, ठीक है। यहाँ पे बताया गया था यू मे बी रिक्वायर्ड, ठीक है।
यहाँ मतलब कि अगर मस्ट होता तो हमने लास्ट में यूज़ करना था, लेकिन यहाँ पे हमें बोला गया है कि आप मे भी मतलब कि यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आप बोल सकते हैं कि हमने कैप्चा नहीं यूज़ किया क्योंकि ये ऑप्शनल था। उसके बाद ये है कि आपने इसको बनाने के लिए क्या क्या चैलेंज को फेस किया है। अब जिन स्टूडेंट्स ने खुद बनाया उन्हें जो भी मुश्किलात का सामना आया, जो भी चैलेंज वगैरह फेस किए हैं वो बता सकते हैं। लेकिन अगर नहीं कोई भी माइंड में आ रहा तो आप सिर्फ ये बोल सकते हैं कि वेब एलिमेंट्स को फाइंड करना कि कौन से एलिमेंट्स है जिन्हें एक्सट्रैक्ट करना है, और डायनामिक वेब पेजेस को हैंडल करना जो है हमारे लिए चैलेंज था, यानी कि हमारे लिए मुश्किल काम था। उसके बाद ये है कि आपने इस प्रोजेक्ट से क्या सीखा है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। तो हमने ब्राउज़र ऑटोमेशन सीखी है कि ब्राउज़र में ऑटोमेशन जो है वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस तरह से बना सकते हैं, डेटा किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स जो हैं वो क्या हो सकती हैं, मतलब कि इन्हांसमेंट क्या हो सकती हैं कि फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस प्रोजेक्ट को फ्यूचर में इस तरह से बेटर बनाया जा सकता है कि ज़्यादा वेबसाइट्स पे ये सपोर्ट करे, यानी कि जो सिस्टम बनाया है वो ज़्यादा वेबसाइट को सपोर्ट करे, और डेटा जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट में स्टोर हो, क्योंकि अभी तो हमने टेक्स्ट फाइल में इसे एक्सपोर्ट किया है ना, लेकिन ज़्यादा फॉर्मेट्स में हो सकता है, डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकता है। इसके अलावा एरर वगैरह को हैंडल किया जा सकता है और इसमें कैप्चर वगैरह को भी ऑटोमेट किया जा सकता है। उसके बाद ये है कि क्या आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, तो आप बोल सकते हैं कि जी मैंने अपने प्रोजेक्ट की तमाम रिक्वायरमेंट्स क्लियर कर ली हैं। तो ये आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रोजेक्ट फाइल से आपसे पूछे जा सकते हैं, घुमा फिरा के पूछे जा सकती हैं। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ से नहीं समझाया कि अगर आपसे वीडियो स्किप भी हो जाती है तो जब आप इस फाइल को देखेंगे तो आप बिल्कुल याद कर लेंगे कि हमने किस तरह से इसका आंसर करना है। और जो आपका वाइवा है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट का हो सकता है, इसलिए बिल्कुल मैंने शॉर्ट से आंसर बनाए हैं ताकि सिर्फ आपको आइडिया हो जाए कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, कौन से टूल यूज़ हुए हैं और किस टूल का क्या पर्पस है, आपने क्यों इसे यूज़ किया है। तो इस फाइल को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके वाइवा का कि आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट है क्या। इसके बाद हम कोडिंग फेज़ को स्टार्ट करने वाले हैं कि कोडिंग आपने किस तरह से एक्सप्लेन करनी है। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।